क्लास 11th वाले बच्चों का फिर से स्वागत है। अपना जो कोशिका चक्र वाला चैप्टर चल रहा था और इसमें अपन करीब करीब बहुत ही इजी वाली चीज़ों पे पहुंच गए। आज की क्लास में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, बाकी पूरा सेम आपको लगेगा। कल अपन जो क्लास लेंगे उसमें भी आपको लगेगा कि सब कुछ सेम है, और है भी, थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पे डिफरेंस है, ताकि आपको लर्न करने में आसान हो जाए। मतलब कुल मिला के चैप्टर बहुत ईजी है। अगर आप इसको एक बार बैठ के पढ़ लेंगे ध्यान से, बिना इधर बातें किए हुए, बिना अपना ध्यान भटकाए हुए, है ना। और जैसे मैंने कहा कि नोट्स बनाते हैं अपन एक बार, तो एक बार ऐसी क्लास ले लें जिसमें अपन हाथ पैर कुछ भी ना चलाए, सिर्फ सुने। तो ऐसी अगर आप एक बार क्लास ले लेंगे इस चैप्टर की, तो आपका बहुत चीज़ें जो है वो सिंपल हो जाएगी। ठीक है, बात अपन करेंगे कि जो मेनली कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये सब अलग अलग क्यों है, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ये एक दूसरे से अलग है। तो आज भी अपन कुछ ऐसी ही चीजें पढ़ने वाले हैं, अर्धसूत्री विभाजन की अन्य अवस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, मध्य अवस्था की बात कर रहे हैं। मध्य अवस्था कहाँ से आ गई? पूर्वावस्था खत्म हुई अभी जो मैंने डिस्कस की। इसको अपन एक कॉमन डायग्राम भी बनाएंगे, जैसे समसूत्री का बनाया था वैसे एक कॉमन बनाएंगे, तो चिंता मत करो। मध्य अवस्था में कुछ नहीं। अब देखो चीजें सिमिलर सी शुरू हो गई है। जैसे हमने समसूत्री विभाजन में लिखा था वैसे ही अपन अब यहाँ पे भी लिखने वाले हैं। एक दो चीजों में अंतर रहेगा, वो मैं आपको बोलूंगी कहाँ अंतर है। तो अभी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सेम आपको ऐसी ही लिखनी है जैसे कि अपन ने समसूत्री विभाजन में लिखी थी। क्या लिखी थी समसूत्री विभाजन में? इस अवस्था में गुणसूत्र या गुणसूत्रों का संघनन हो जाता है। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, क्योंकि एक बार आपने लिख दिया, आपको पता है ये चीज लिखनी है, तो आप दोबारा इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। जैसे मैंने नोट्स में अगर आप देखोगे शायद शॉर्ट में ही लिखा है, सारा वैसा का वैसा छापा नहीं है जैसा कि अपन ने समसूत्री में लिखा था, क्योंकि अपन को याद हो गया है कि ये चीजें होती है। तो अभी उसको अपन शॉर्ट में भी लिख देंगे, टाइम भी बचेगा। अपन को पता ही है ये सारा इसको बढ़ा के लिखना है, तो आप चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो। तो अवस्था में गुणसूत्रों का संघनन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, संघनन पूर्ण हो जाता है, मतलब अपन को गुणसूत्र नजर आने लग जाते हैं। और यहां पे भी क्या होगा? गुणसूत्रों पर क्या उपस्थित होंगे? गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्रों पर गुणसूत्र बिंदु उपस्थित होते हैं। यह काइनेटोफोर, मैं छोटा कर रही हूं सेंटेंस को। लास्ट अगर आपने समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था अगर आप क्रॉस चेक करेंगे उससे, तो मैंने इस चीज को 3 अलग अलग लाइनों में लिखा था। अभी मैंने उसको छोटा करके एक लाइन बना दिया है। ठीक है, गुणसूत्रों पर गुणसूत्र बिंदु उपस्थित होते हैं। मध्यावस्था में इसमें आप देखो वो वाली लाइन भी लिख सकते हो कि जो गुणसूत्र बिंदु होता है उस पर काइनेटोफोर होता है, काइनेटोफोर तुर्कु तंतु से जुड़ा रहता है। सेम बात मैंने आपसे कहा, वापस वही सारा लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अपन छोटा लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि सेम बात है। आप भी बस ये ध्यान रखना कि हमको सेम ऐसा लिखना है, बस अभी अपन छोटा करके लिख रहे हैं। तो वो काइनेटोफोर वाली बात दोबारा आप लिख सकते हो जो अपन ने समसूत्री विभाजन में लिखी थी। सारी स्टेजेस, नीचे आने वाली सभी स्टेजेस के बारे में बोल रही हूं मैं, सेम ही है, बस एक दो जगह अंतर है। मैं आपको बोल के बता दूंगी वहां पे जब वो पॉइंट आएगा कि ये अंतर है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य भाग में आकर एकत्रित हो जाते हैं। इस तल को, जिस तल पे ये एकत्रित होते हैं, इस तल को मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। सेम बात पहले भी लिखी थी, कहते हैं मेटाफेज प्लेट। अब आप बोलेंगे कि फिर समसूत्री में अर्धसूत्री में अंतर क्या था? पूर्वावस्था पूरी अंतर ही थी।
पूर्वावस्था में अर्धसूत्री विभाजन में जो चीजें हुई वो समसूत्री में नहीं हुई थी। एक और चीज जो नीचे आने वाली है वो भी एक डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगी अभी नीचे की तरफ, ठीक है। दूसरा और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब मध्य अवस्था में आपको पता है आकार का अध्ययन हम अच्छे से कर सकते हैं, ये अपन ने एक लाइन लिखी थी, तो आप चाहो तो वापस दोबारा लिख सकते हो। मैं सीधा डायग्राम बना रही हूँ। क्या होगा इसमें कि हमारे जो गुणसूत्र हैं वो कुछ ऐसे हो गए हैं, अब बीचों बीच आ गए हैं। ये तारक का है, डायग्राम भी सेम ही है, ठीक है। देखो डायग्राम में ये रहा अपने गुणसूत्र सारे, कुछ मैं कलर चेंज कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि फिर अपन क्रॉसिंग ओवर कैसे बताएंगे, क्रॉसिंग ओवर बताना पड़ेगा ना, तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, कलर चेंज कर रही हूँ। ऑरेंज बना देते हैं, चलो, वाइट तो वाइट पे दिखेगा नहीं। अच्छा, मैंने हो सकता है नोट्स में ऐसे बनाए हो, यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं है, ये ऐसे भी बना सकते हो आप, एक को ऐसा बना सकते हो। मैंने लाइन एक्स जैसा बनाया हुआ है, वो आपको पता है कि थोड़ा बारीकी से बनाना पड़ता है, इसीलिए मेरे को ये काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाइट है, ऐसे ही ऑरेंज बना दो भाई, येलो ऑरेंज। ये भाई हमारे क्या हो गए, ये गुणसूत्र हो गए, बीच में एकत्रित हो गए, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, मध्यावस्था पट्टिका कह रहे हैं। सेम समसूत्री विभाजन जैसा। आगे आओ, फिर आते हैं पश्चावस्था पे। क्या होता है भाई पश्चावस्था में, पश्चावस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो ध्रुवों पर जाना शुरू कर देते हैं, यही लिखा था समसूत्री विभाजन में। अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा डिफरेंस है। इस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जाना शुरू कर देते हैं। और ये क्यों करते हैं, वही सेम चीज, तुर्कु तंतुओं का संकुचन होता है। ये बात अपन ने वहां पे लिखी थी कि जो तुर्कु तंतु होते हैं, स्पिंडल फाइबर होते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से गुणसूत्र ऊपर की तरफ खींचते हैं। वो भी आप वापस यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। इसलिए मैं बोलती जा रही हूँ कि सेम बोल रही हूँ, लेकिन अपन यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। इस अवस्था में क्या होगा, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जाएंगे, लेकिन अभी जाने के सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। गुणसूत्रों के, अभी बता रही हूं मैं क्या डिफरेंस है। गुणसूत्रों के आधी संख्या एक सिरे पर या एक ध्रुव पर, ऐसा भी लिख सकते हो, ध्रुव और सिरा सेम बात है, वह अन्य आधी संख्या विपरीत सिरे पर गमन करती है। अब देखो ट्विस्ट कहां है। मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी, यहाँ पे समसूत्री विभाजन की बता के कंपैरिजन बताऊंगी, इसलिए इस बात को ध्यान से सुनना, तभी आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर पाओगे। ज्यादातर लोग इसको बताते ही नहीं है, वो सीधा सीधा बोल देते हैं। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। देखो ये समसूत्री है, ठीक है, कंपैरिजन बता रहे हैं। ये अर्धसूत्री है। अभी हमने क्या बनाया, मैं सेम डायग्राम बना रही हूं। देखो ये तारक काय है, ये भी तारक काय है, यहाँ पे सेम, इस पे भी तारक काय है, ये रहा, इस पे भी स्पिंडल फाइबर है, 1 2 3 4, इस पे भी स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। अब डिफरेंस देखना, यहाँ पे हमने एक ऑरेंज बनाया हुआ है, एक वाइट बनाया हुआ है, फिर एक येलो बना देते हैं और फिर एक ऑरेंज बना देते हैं, ठीक है। इसको ऑरेंज बना दो या तो एक येलो, दोनों येलो बना देते हैं, चलो दोनों को येलो कर देते हैं, येलो येलो डट्टी फेलो, ठीक है। और इसको ऑरेंज बना देते हैं।
इस पे आप अपन ने एक जैसे कलर के बनाए थे। क्यों एक जैसे कलर के बताए थे? क्योंकि वहां पे अपन को क्रॉसिंग ओवर नहीं समझाना था, इसीलिए। बाकी है वो सेम। यहाँ पे भी, इस जगह पे भी मम्मी और पापा दोनों के गुणसूत्र है। एक तो ये बात आपको फिक्स रखनी है। वो यहाँ पे हम कलर में इसलिए बताते हैं क्योंकि हमको क्रॉसिंग ओवर समझाना होता है, तो अपन अलग अलग कलर में बता देते हैं। यहाँ पे अपन एक ही कलर में बता देते हैं क्योंकि वो अपन को क्रॉसिंग ओवर वाली बात नहीं समझानी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मदर फादर के होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ पे भी है होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये एक तो चीज ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे एक ही कलर में बना रही हूँ क्योंकि अपन ने लास्ट वाले में एक ही कलर के बनाए, ये 4 बनाए थे। अब डिफरेंस समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बार चैटिंग छोड़ के ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, कोई नहीं बताएगा आपको ये कॉन्सेप्ट, मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, देखो क्या डिफरेंस है। वहां पे क्या हुआ था समसूत्र विभाजन में? वहां पे हमने कहा था कि हमारा जो गुणसूत्र है ये क्या होता है? गुणसूत्र बिंदु से विभाजित हो जाता है। ऐसे जो गुणसूत्र बिंदु होता है इसका विभाजित हो जाता है। कहा था ये गुणसूत्र बिंदु विभाजित होता है, ऊपर वाला ऊपर चला जाता है, नीचे वाला नीचे चला जाता है। ये बात हमने समसूत्र विभाजन में करी थी पश्चावस्था के अंदर। नहीं है तो आप एक बार अपने नोट्स खोल लेना, वहां पे ऐसा डायग्राम भी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या किया था, हमने लिखा भी था। अगर आप उसकी लाइन देखेंगे, यहाँ पे वो लाइन नहीं लिखी हुई है क्योंकि इसमें हो नहीं रहा है। वहां पे अपन ने लिखा हुआ था कि गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु में विभाजन से अर्ध गुणसूत्र का निर्माण होता है, जिसमें से एक अर्ध गुणसूत्र ऊपर और एक अर्ध गुणसूत्र नीचे चला जाता है। यहाँ पे गुणसूत्र बिंदु का विभाजन हुआ था, यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने लिखा है कि आधी संख्या एक सिरे पर और आधी संख्या दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है। कैसे? अभी देखो यहाँ 4 है ना, इन 4 में से कोई भी 2, ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि ये वाला या ये वाला ही जाएगा या ये वाला या ये वाला ही जाएगा। जो भी संख्या होगी, जैसे यहाँ पे हमने 4 लिए, तो उसमें से कोई 2 ऊपर चले जाएंगे, कोई 2 नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे कोई ऐसा विभाजन नहीं हो रहा है जिस तरह का विभाजन यहाँ पे हो रहा था। ये मेन डिफरेंस है पश्चावस्था में या एनाफेज में, अगर अपन कंपैरिजन करेंगे मियोसिस की या माइटोसिस की। ठीक है, और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं ही बता रही हूं। ये डिफरेंस है। यहाँ पे ऐसा यहाँ पे भी होगा अर्धसूत्री में, लेकिन आगे वाली स्टेप में होगा, अभी नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, आधे ऊपर चले गए, आधे नीचे चले गए। ठीक है, 2 ऊपर चले जाएंगे, 2 नीचे। तो अभी मैं बना दूं इसको ऐसे, क्योंकि अपन को पश्चावस्था बनानी है ना। ये तो मैंने मिडिल फेज बना दी है, पश्चावस्था कैसे बनाऊंगी? देखो, 2 कलर के ऊपर भेज दूं, 2 कलर के नीचे भेज देती हूँ, और कोई भी जा सकते हैं। मैंने कहा जरूरी नहीं है जैसे मैं भेज रही हूँ वैसे ही जाए, है ना। 2 कोई भी जा सकते हैं। ये देखो, ये जाने लग गए। कहाँ जा रहा है? ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है। वहां पे अपन ने इनको विभाजित करके ऐसे बनाई थी, अगर आपको याद हो तो। आगे चलो, अंत्यावस्था। क्या होता है अंत्यावस्था में? अब वापस सेम कहानी। क्या होगा, जो गुणसूत्र है वो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे और वापस से केंद्रक कला बनने लग जाएगी, सारे ऑर्गेनल्स वापस बनने लग जाएंगे। यही बात बोली थी, बस सेम लिखनी है। इस अवस्था में अब देखो, इन गुणसूत्रों को अपन पुत्री गुणसूत्र कह सकते हैं ना। तो हो सकता है किसी बुक में पुत्री गुणसूत्र लिखा हो, तो ऐसे नहीं मैम यहाँ पुत्री क्यों लिखा है, भाई नई कोशिका बन रही है तो पुत्री गुणसूत्र लिख सकते हैं। आप चाहो तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दूंगी। इस अवस्था में जो नए गुणसूत्र है, यानी कि पुत्री गुणसूत्र, ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। इंग्लिश में टीलोफेज कहते हैं इसको, पहले बता चुकी हूं मैं, हम दूसरी बार बढ़ रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, केंद्रक कला का पुनः निर्माण होने लगता है। साथ ही शेष सभी जितने भी कोशिका अंगक थे, शेष कोशिका अंगक
पुनः प्रकट होने लगते हैं, यानी कि दिखने लगते हैं। अंत्यावस्था के अंत में, अंत्यावस्था के अंत में दो पुत्री कोशिकाएं, दो ही बनती है ना मियोसिस 1 में, फर्स्ट वाला डायग्राम याद है, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक से आधी है। हो गए आधे? फिर कंपैरिजन कर लो, समसूत्री में क्या हुआ था, इसी में से बट के जाते हैं तो ऊपर वाली में भी 4 जाते हैं, नीचे वाली में भी 4 जाते हैं, गुणसूत्रों की संख्या समान थी। यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसमें से 4 में से 2 ऊपर चले गए, 2 नीचे, तो जो नई कोशिका बन रही है उसमें गुणसूत्र संख्या 2 ही है, लिए 4 थे, बचे 2 ही है, मतलब कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है। और इसीलिए अपन अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन कह रहे हैं। पहले डिवीजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ये चालाकी है, ये गुणसूत्रों की संख्या हमें आधी दिख रही है लेकिन इसके अंदर डबल डीएनए है ना, जो कि बाद में जाके फिर से ये समसूत्री विभाजन वाली स्टेजेस जैसा मियोसिस 2 करेंगे। ठीक है, तो अभी इसका डायग्राम कैसे बनाएं, यहाँ पे बना देते हैं अपन, एक कॉमन डायग्राम भी बनाएंगे, फिलहाल के लिए एक बना देते हैं। ये केंद्रक बन गया है, नया वाला केंद्रक, पुत्री केंद्रक बोल सकते हो आप इसको। इसमें हमारे 2 गुणसूत्र आ गए हैं। कलर में अभी आप चाहो तो बना ही देती हूँ, नहीं तो बोलोगे मैम वहाँ पे कलर में बनाया है, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट बनाया है। ये लो 2 कलर क्या हो रहे हैं, गुणसूत्र 2 आधे हो गए, 4 से 2 हो गए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। समसूत्री में क्या था, ऊपर भी 4 थे, नीचे भी 4 थे। अब ये क्या होगा, ये तो केंद्रक बना है, पुत्री केंद्रक बना है ये तो। ये करना पड़ेगा ना अगर 2 कोशिकाएं बनानी है तो। अभी तो सिर्फ न्यूक्लियस बना है। याद करो कल वाली क्लास, क्या कहा था, अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेजेस में कंप्लीट होगा, केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन के अंदर सारी अवस्थाएं करनी है, पूर्वावस्था से लेकर अंत्यावस्था तक। उसके बाद हमने समसूत्री में भी यही स्टेप लिया था, साइटोप्लाज्म का डिवीजन कराएंगे। अभी तो केंद्रक बने हैं, इनसे 2 कोशिकाएं बनानी पड़ेगी, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म अपन पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन सेम रहेगा जैसा अपने ने समसूत्री विभाजन में किया था, क्योंकि वहां पे भी वो 2 बातें हो जाएंगी, प्लांट में अलग और एनिमल में अलग। तो लिखेंगे कैसे, अगर मान लो एग्जाम में हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे अपन। हाँ, काफी बच्चों ने जवाब दिया है। अमित कह रहे हैं डिवाइड ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, समझ गई मैं। साइटोकाइनेसिस, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। गोलू तो सीधा, गोकू जो है वो सीधा अर्धसूत्री पे पहुंच गए। बेटा अभी सेल बनी ही नहीं है, अर्धसूत्री विभाजन 2 कैसे करवाएंगे, यही तो ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे एक लाइन में लिख देंगे, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं देने वाले हैं। हम क्या लिखने वाले हैं, इस अवस्था में नए बने पुत्री केंद्र को के चारों ओर कोशिका द्रव का विभाजन होने से दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। और एक लाइन में हम ये लिख देंगे कि यह
प्रक्रिया पौधों में मध्य पट्टिका विभाजन व जंतुओं में कोशिका द्रव्य संकुचन या शीर्ण, जो अपन ने लिखा था कि शीर्ण द्वारा होती है, संकुचन द्वारा होती है। बस पूरा वापस मिडिल प्लेट और वो जो अपन ने समसूत्र में लिखा था कुछ जरूरत नहीं है, एक लाइन में अपना काम हो गया है। एग्जाम में भी यही कर रहे हैं, भले ही आप पहली बार लिख रहे हो, लेकिन आप एग्जाम में भी वो पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे जो अपन समसूत्र में कर रहे थे। बस ये इतना काफी है, ठीक है। तो अपन ने क्या कर दी, 2 सेल्स बना दी है, तो बना दो भाई 2 सेल्स। अब इसमें आप सीधा बता देना, आपको बताने की जरूरत नहीं है मिडिल प्लेट बन रही है, क्या बन रहा है ना, ज्यादा अपन को मगजमारी नहीं करनी। सीधा अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कोशिका द्रव्य विभाजन। दो सेल्स बना दो। अब यहाँ पे मैं गुणसूत्र बना रही हूँ, सेम बात आप क्रोमेटिन भी बना सकते हो, क्योंकि सेल बनने के बाद वापस क्रोमेटिन बन जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गई, पुत्री कोशिका या संतति कोशिका, नई वाली, ये भी पुत्री कोशिका है। 2 बनी है। अब वो फर्स्ट वाला डायग्राम याद करो। अब इन दोनों में आगे क्या होना है, यही 2, ये वाली और ये वाली, दोनों के दोनों किस में जाएगी, मियोसिस 2 में जाएगी। अब ये मियोसिस 2 में जा रही है, लेकिन मियोसिस 2 में अब किसी भी गुणसूत्र को आधा आधा नहीं करेंगे, सिर्फ वो समसूत्री जैसा होगा, कॉपी पेस्ट समसूत्री विभाजन, ठीक है। लिखना तो पड़ेगा, खैर चैप्टर के अंदर टॉपिक है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ लाइंस लिखी है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि हर विभाजन के बाद अंतरावस्था आती है। तो अर्धसूत्री विभाजन 1 के बाद भी अंतरावस्था आएगी। क्या है अंतरावस्था, G1 G2 और बीच में S आता है, तो बीच में ही S करती हूँ सीक्वेंस वाइज, G1 S और G2, ये यहाँ पे भी आएगी, लेकिन कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ की जो S अवस्था है, यहाँ की जो S अवस्था है, इसमें किसी भी प्रकार का DNA अब डबल नहीं हो रहा है। भाई कितनी बार, 50 बार डबल करोगे, डबल करके ही तो ला रहे हो पहले से, कुछ जिमड़ चल रहा है यहाँ पे, जब भी अंतरावस्था है डबल कर लो, फिर तो पता नहीं क्या ही बन जाएगा। तो यहाँ वाली जो S अवस्था है, इसमें DNA का द्विगुणन नहीं होगा। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, पहले ही कर लिया है हमने। यहाँ पे बस कुछ एंजाइम्स बनेंगे, क्योंकि दोबारा से सेल डिवीजन होना है तो वापस से एंजाइम्स लगेंगे सारे, तो इसीलिए बस प्रिपरेशन के लिए ये जो है हमारी वो 2 पुत्री कोशिकाएं हैं, वो क्या चली जाती है, अंतरावस्था में चली जाती है। ये अंतरावस्था छोटी भी है, पहले वाली जो अंतरावस्था थी उससे छोटी है। एक और चीज, यहाँ पे अगर मैंने ये कहा है, यहाँ पे अगर मैंने ये कहा है कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये पुत्री कोशिकाएं बनी है वो हैप्लॉइड है, अगुणित है। वो डायग्राम जो मैंने आपको बनाया था सबसे पहले, एक डायग्राम, कॉमन डायग्राम बनाया था ना अर्धसूत्री विभाजन 1 और 2 का, जहाँ पे अपन ने एक कोशिका ली थी, उसको 2 पार्ट में बांटा था, वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ लिखी है कि जो नई कोशिका बनेगी वो हैप्लॉइड होगी, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है, ठीक है, n हो गई है, ये भी n है, ये भी n है, पहले वाली 2n थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। एक बार अपन कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, उसको हमेशा कनेक्ट करते रहना है आगे से आगे। तो यहाँ पे क्या है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बाद क्या होगी, 2 कोशिकाएं बनेगी, और ये कैसी होगी, अगुणित होगी। अब बताओ, अगुणित को वापस आप अर्धसूत्री वापस सेम कर सकते हो क्या, नहीं। मतलब अब जो डिवीजन होना है सेकंड वाला, मियोसिस सेकंड जो होना है, मियोसिस सेकंड जो होना है वो पूरा के पूरा कॉपी पेस्ट समसूत्री विभाजन है, सेम चीज होनी है। लेकिन क्योंकि हम इसको समसूत्री नहीं कह सकते, कई बच्चे बोलते हैं मैम फिर इसको समसूत्री क्यों नहीं कह रहे, भाई हो तो मियोसिस के अंदर ही रहा है ना, उसको समसूत्री क्यों कह देंगे।
हो तो गैमेट में रहा है, हो गैमेट फॉर्मेशन के अंदर हो रहा है, इसको समसूत्री नहीं कह सकते क्योंकि ये अर्धसूत्री का ही पार्ट है, उन्हीं कोशिकाओं में दोबारा हो रहा है, इसीलिए इसको कोई नाम तो देना था, तो इसको अर्धसूत्री 2 बोल दिया ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं हो। नहीं तो मैं बोलूंगी कि समसूत्री विभाजन होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन से समसूत्री की बात कर रही है मैम, वो वाले वृद्धि वाले समसूत्री की बात कर रही है कि गैमेट वाले समसूत्री की बात कर रही है, कंफ्यूज हो गए ना, इसीलिए अलग से नाम दिया है। लेकिन यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि एक्चुअली में समसूत्री जैसा है, प्रोसेस सारा सेम है। अब इसको भी अपन को करना है, आज तो अपन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक डायग्राम बनवाने वाली हूँ कॉमन वाला जो मियोसिस 1 का है पूरा, ठीक है। इसमें भी ये सारी स्टेजेस होंगी, ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया है। मियोसिस 1 पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था और अंतरावस्था G1 S G2। अब हमारी सेल मियोसिस 2 में आ गई है, तो ये वाली बात अपन कल करेंगे। और अभी मैं आपको जो डायग्राम बना रही हूँ वो कॉमन डायग्राम बनवा रही हूँ मियोसिस 1 का, सारे स्टेजेस पूर्वावस्था की लेप्टोटीन से लेके और यहाँ तक, अलग से तो बनाई है अपन ने, कॉमन भी बना देते हैं। हाँ, क्या हुआ था सबसे पहले, पूर्वावस्था के अंदर चलते हैं अपन। पूर्वावस्था में सबसे पहले स्टेज थी लेप्टोटीन, तो लेप्टोटीन लिख दो यहाँ पे, लेप्टोटीन नोट्स में भी बनी हुई है वैसे ये। लेप्टोटीन में क्या हुआ था भाई, केंद्रक कला धीरे धीरे जो है, इसमें तो लुप्त नहीं होगी, स्टार्टिंग में लास्ट में होती है ना, केंद्रक कला पूरी बनी हुई है अभी, तो ये केंद्रक कला बनी हुई है। और हमको जो क्रोमेटीन है वो ऐसे धागों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, संघनन होना शुरू हो गया है और बीडेड दिख रहे हैं, मतलब कि मोती के समान ऐसी हमको अंदर संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये लेप्टोटीन है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपन जाइगोटीन के अंदर। क्या होगा जाइगोटीन के अंदर, ये हो गया जाइगोटीन। जाइगोटीन में गुणसूत्र जो है वो पूरे संघनित तो हो गए, लेकिन समजात गुणसूत्र पास पास आ गए, तो कलर चेंज करना पड़ेगा। ये तो हो गया केंद्रक, ठीक है, 4 ही बनाने पड़ेंगे, ये दूर दूर बना रही हूं मैं थोड़े से। ये आ गए समजात गुणसूत्र, है ना, ये इसके समजात से मिल गया, ये इसके समजात से मिल गया, ये समजात गुणसूत्र की क्या हो गई है, पेयरिंग हो गई है, ठीक है। फिर आती है अपनी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन। पैकाइटीन में क्या हुआ था, गुणसूत्र आपस में गले मिलेंगे यानी कि क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर करा दो, बड़े सालों बाद सिस्टर क्रोमेटिड मिली है आपस में, बहने बहने मिली है, तो ये कहेंगी चलो इसी बहाने क्रॉसिंग ओवर कर लें, यानी कि गले मिल लेते हैं, तो ये भाई इनको गले मिला दो पैकाइटीन के अंदर, बहने है ना ये, सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो ये कह रही है चलो ये हो गया क्रॉसिंग ओवर, तो हमने यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर बता दिया। हम एक ही जगह बता रहे हैं, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, ये बहुत सारी जगह पे होता है, लेकिन क्योंकि हम डायग्राम में इतना सब कुछ चिपका नहीं सकते, तो अपन एक जगह बता के समझ में आ जाता है अगले को कि हाँ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। पैकाइटीन के बाद आती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, ये अलग होंगे जिप के तरह। अब अलग होना इतना फाइनली अपन डायग्राम में नहीं बता पाएंगे, लेकिन कोशिश कर रही हूँ, थोड़े से खिंचे हुए बता देती हूँ। जैसे कि अपन वो कलर चेंज कर देते हैं इसका, तो अपन को समझ में आ जाएगा कि ये चेंज हो गए। ये देखो कलर आप लोग यूज कर सकते हो। हाँ, कलर के लिए मेरे को बार बार बच्चे पूछते हैं, देखो बच्चों कलर का ऐसा है कि आप अपने एग्जाम में है ना रेड और ग्रीन, सुन रहे हो, रेड और ग्रीन के अलावा कोई भी कलर यूज कर सकते हो। और स्पेशली सारे मतलब इसी चैप्टर के लिए नहीं, डायग्राम के लिए भी बच्चे पूछते हैं, डायग्राम के लिए भी आप रेड ग्रीन के अलावा कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। रेड ग्रीन ऑफिशियल वर्क के लिए होता है, इसीलिए तो वो 12th के हिसाब से आप अभी से तैयार रहो उसके लिए। दूसरा, पेन से डायग्राम तभी बनाएं जब आप कंफर्म हो कि मैं को अब मिटाना नहीं पड़ेगा, है ना। मैं तो यहाँ 10 बार इरेज कर सकती हूँ, आप नहीं कर पाओगे। अगर एक बार पेन से कॉपी पे ड्रॉ हो गया तो उसको काटना पड़ेगा, कॉपी गंदी करोगे, ठीक है। तो जब तक आप अपने आप पे आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं हो कि मैं ये डायग्राम बना सकता हूँ, इस पर गलती नहीं करूंगा, तब तक पेन से चारी नहीं करने उस डायग्राम को, पेंसिल से यूज करना है। अब आप बोलोगे मैम पेंसिल से फिर कलर कहाँ से लाएंगे, मार्केट में एक कलर्ड पेंसिल नाम की चीज़ भी मिलती है,
बच्चों को देखा आपने, कलर्ड पेंसिल मिलती है, पेंसिल कलर जिसको अपन कहते हैं, वो आप यूज़ करो। उसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, आजकल तो पता नहीं 64 शेड्स, 84 शेड्स, पता नहीं कितने ही शेड्स आ गए। तो आप कोई भी डार्क कलर जो कॉपी पे आपके ढंग से दिख जाए उनको यूज़ करो। उसको क्या रब कर सकते हैं, पेंसिल कलर जो होता है ना वो मिटाए जा सकते हैं, तो आप उनको ईजिली मिटा सकते हो। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें बार बार बच्चे सेम क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे तो ज़्यादा अपन को इतने कलर ऑप्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस ये 2 चीज़ों के लिए आपको कलर लगेगा, क्योंकि आपको गुणसूत्र अलग अलग बताने हैं, क्रॉसिंग ओवर फिर समझ में नहीं आएगा इसीलिए। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको पता है ब्लू और रेड से बता रखा है, हालांकि उस डायग्राम में डबल डबल दिख रहा है, सब कुछ डबल डबल लाइंस दिख रही है, कुछ भी समझ में आएगा नहीं, इसलिए यहीं से बना लेना। डिप्लोटिन, लास्ट कौन सी होती है, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, ये अलग हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है, टर्मिलाइजेशन जिसको अपन कह रहे हैं, उपांति भवन। और अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, मतलब कि दिखना बंद होने लग जाती है धीरे धीरे। ये लो जी, हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गई और तारक केंद्र भी ध्रुवों पर जाना शुरू हो जाते हैं, वो डाइकाइनेसिस में हो रहा है, ठेठ नीचे जाके। ठीक है, और गुणसूत्र बना दो, लेबल कर लेना इसको तारक केंद्र लिख देना, इसको तुर्कु तंतु लिख देना। गुणसूत्र चेंज कर दिया अपन ने, तो फिर कलर भी चेंज करना पड़ेगा। चार बना दिए और इनके मैंने पार्ट्स भी चेंज कर दिए, है ना। अब ऊपर नीचे बना दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी अपन वैसे भी उसको स्टेज नहीं बना रहे, इसलिए। ये पूर्वावस्था खत्म। अभी तक क्या चल रही थी अपनी, यहाँ तक पूर्वावस्था 1, तो इसको ऐसे करके यहाँ पे लिख दो, पूर्वावस्था 1 खत्म। अब आएगी मध्य अवस्था। अब तो काम आसान हो गया है, अब तो मैंने अलग अलग डायग्राम बना रखे हैं सबके, आज की क्लास में सेम आपको बनाने हैं। ये केंद्रक कला गायब, हमारे ये तुर्कु तंतु। अब आपको यही कलर झेलने पड़ेंगे लास्ट तक, क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, अपन ने एक बार जो कलर डिसाइड कर लिया है वो चलते रहना है। अब देखो, इसमें ये बारीकी आप ज़रूर छोड़ सकते हो, जो मैं आपसे कहने वाली हूँ कि अपन ने जो क्रॉसिंग ओवर कर दिया है, ना, वो बार बार आपको वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्रॉसिंग ओवर कर दिया है, मतलब बार बार आपको कलर यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे दिखाया ना अपन ने टुकड़े, ऑरेंज में थोड़ा सा वाइट मिलाया, वाइट में थोड़ा सा ऑरेंज, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको खींच के पूरा लास्ट तक ले चलो। आप यहाँ पे आके उसको दिखाना बंद भी कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने नोट्स में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिखा रही हूँ, ये लो, इस पे थोड़ा सा ऑरेंज और इस पे कुछ पार्ट कैसा आ गया, वाइट वाला आ गया। मध्यावस्था 1, मध्यावस्था के बाद आती है पश्चावस्था। ध्रुवों पर पहुंचा दो अपने अपने स्थानों पे। दो को ऊपर पहुंचा दो, दो को नीचे पहुंचा दो। ठीक है, 4 हो गए, ये हटा रही हूँ। 2 ऊपर पहुंच गए, 2 नीचे, एरो लगा देना। ये ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं। अंत्यावस्था इधर बन जाएगी क्या, अंत्यावस्था। अंत्यावस्था में क्या होगा, ये ध्रुव पे पहुंच जाएंगे, पुत्री केंद्रक बन जाएंगे। लेबल आप कर देना बच्चों, मेरे पास अभी क्या जगह की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, इधर सारी लेबलिंग में कर नहीं पा रही हूँ, और मैं ऑलरेडी सब पे लेबल करती हुई आ रही हूँ पीछे से, इसलिए बार बार नहीं कर रही। इन दोनों को पुत्री केंद्रक लिख देना। ठीक है, यहाँ पे तारक केंद्र लिख देना, तुर्कु तंतु लिख देना, अपन कर रहे हैं पीछे से, इसलिए यहाँ पे दोबारा नहीं कर रही। इसको पुत्री केंद्रक लिख देना, 2 पुत्री केंद्रक बन गए। अब क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन बचा है, तो ये बता देते हैं भाई, 2 कोशिकाएं
वैसे तो आप यहीं से आगे एरो लगा सकते थे, लेकिन मेरा यहाँ खत्म हो गया ना, अभी मैं और आगे नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ दोबारा बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे लिख दो कोशिका द्रव्य विभाजन। अभी देखो एक चीज बनाने वाली हूं मैं, उसको आपको बनाना है। आधा तो मैं कलर चेंज करते करते ही, ये लो, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, दो कोशिकाएं बना रहे हैं, ये और ये और ये हमारी क्या हो गई, पुत्री कोशिकाएं। और यहाँ पे n लिख देना अगुणित, यहाँ पे भी n लिख देना, n मतलब अगुणित। इधर भी दो बना दो, इधर भी दो, और ये ऑरेंज वाले। अब हमको एक चीज यहाँ पे लिखनी है, लास्ट अपन ने यहाँ तक डायग्राम बनाया हुआ है, अब आपको यहाँ पे लिखना है, इधर एरो लगा के, इधर एरो लगा के, क्या लिखना है, अर्धसूत्री विभाजन 2, क्योंकि इनमें क्या होना है, अर्धसूत्री विभाजन 2 होना है। तो यहीं तक छोड़ना नहीं है, आपको एक एरो लगा के लिखना पड़ेगा कि ये दोनों कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन 2 में जा रही है, ठीक है। और वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अर्धसूत्री विभाजन 2। अर्धसूत्री विभाजन जो है वो मियोसिस सेकेंड की बात अपन करने वाले हैं, यानी कि 2 की बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में अपन ने कहा था कि ये जो है बिल्कुल कैसा रहेगा, समसूत्री विभाजन जैसा है, ठीक है। यहाँ पे जैसा शब्द लिखा हुआ है, तो है तो वही स्टेप, सारी स्टेप्स भी वही है। तो आज मैं इसको ज्यादा है ना भर भर के नहीं लिखूंगी जैसा मैंने समसूत्री विभाजन में लिखा था, क्योंकि अपन ने कल वाली क्लास में भी बहुत सारी चीजें दोबारा लिखी है, मतलब 2 बार तो मैं उन चीजों को लिख चुकी हूँ, इसीलिए अब तीसरी बार मैं शॉर्ट लिखूंगी। आप जब लिखेंगे तो आप इसको चाहो तो अभी के लिए नोट्स में आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में तो पूरा ही लिखना है ना, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में हम 3 बार नहीं लिखते ना, एग्जाम में तो हम 1 ही बार लिखेंगे। तो ये बात एक तो स्पेशली ध्यान रखना, अभी आप भी इसको शॉर्ट में लिख सकते हो। बस आप ये ध्यान रखना कि जब मैं इसको बड़ा लिखूंगा या लिखूंगी तो मेरे को वो समसूत्री जैसी चीजें इसमें डालनी है, ठीक है। तो मियोसिस सेकेंड शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक रिवाइज करा देती हूँ मैं, जो बच्चे उलझ गए होंगे। क्या किया अपन ने एक सेल ली थी जिसमें अपन ने 4 गुणसूत्र लिए थे, ठीक है। उसमें अपन ने मियोसिस 1 करवाया, और मियोसिस 1 करवाने से, जो कि एक रिडक्शन डिवीजन है यानी कि न्यूनकारी विभाजन है, इससे 2 सेल्स बनी थी, तो हमने ये 2 सेल्स बना दी। भाई केंद्रक नहीं बनाया मैंने, तो ऐसे मत बोलना मैम आपने न्यूक्लियस नहीं बनाया, ये लो बना देती हूँ। जब हमने मियोसिस 1 करवाया तो दोनों में 2-2 गुणसूत्र आ गए, ये यहाँ तक किया था। अब ये जो सेल बनती है ये कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी कि अगुणित होती है, ये हमने बात करी थी। फिर ये दोनों सेल्स फिर क्या जाएंगी, मियोसिस 2 में जाएगी, मतलब इससे भी 2 सेल्स बनेगी और इससे भी 2 सेल्स बनेगी। इन दोनों में क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। लेकिन मियोसिस 2 हमने कहा कि एग्जैक्टली माइटोसिस जैसा होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन जैसा होता है। तो यहाँ पे जो 4 सेल्स बनेंगी, 2 इसकी और 2 उसकी, उनमें क्या होगा भाई, उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान ही रहेगी, उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। जैसे कि इसमें है 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो गुणसूत्रों की संख्या थी वो रहेगी। और ये हैप्लॉइड ही है, अभी भी इससे कंपैरिजन करोगे तो ये हैप्लॉइड है, क्योंकि पहले ही हैप्लॉइड हो गई है। क्योंकि हमने कहा ये वाला जो विभाजन है अपन युग्मक बनाने में काम में लेते हैं। मैं बार बहुत बार कह चुकी हूँ कि ये हम गैमेट फॉर्मेशन में करते हैं, यानी कि स्पर्म, एग, पोलन ग्रेन, जो अपना ओवम है उसको बनाने के लिए करते हैं। जितने भी गैमेट फॉर्मेशन मेथड्स होते हैं, और ये अपन हायर प्लांट्स और एनिमल की बात करें, अगर एल्गी में जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस उल्टा है, आपको पता है, वहाँ पे पहले से ही वो हैप्लॉइड होती है, तो जाइगोट के बाद मियोसिस होता है। ये बात ध्यान है ना, भूले तो नहीं हो कि जो एल्गी है जो कि पहले से हैप्लॉइड है, तो उसमें क्या होता है, पहले मियोसिस नहीं होता, गैमेट फॉर्मेशन के वक्त या गैमेट बनते वक्त मियोसिस नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, जाइगोट बनने के बाद होता है। लेकिन जितने भी हायर कैटेगरी के प्लांट्स हैं और एनिमल है, उनमें गैमेट बनते समय यानी कि युग्मक बनते समय मियोसिस होता है। ये बात ध्यान रखनी है, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, मैंने उस टाइम भी बोला था। तो अभी क्या है, ये अपन करने वाले हैं, मतलब आज की क्लास में अपन बाकी का हिस्सा कंप्लीट करने वाले हैं, ये वाला, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बार 2 सेल्स नहीं बनाएंगे, हमको पता है जो इसमें हो रहा है वही इसमें हो रहा है,
ठीक है, तो एक सेल लेके ही चल रहे हैं, लेकिन आपको पता है जैसा इसके साथ हो रहा है वैसा ही उसके साथ हो रहा है। तो यहाँ पे एक अल्टीमेटली आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है, और चारों में जो हमारी मेन कोशिका थी उससे गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। इसमें 4 थी, यहाँ पे देख लो सब में 2 है। अभी भी किसी को ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा हो जो मैं हर क्लास में बोलती आ रही हूँ कि यहाँ पे 2 थी तो यहाँ पे 2 कैसे आ गए, तो भाई इनको प्लस नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है जब यहाँ ये आधा होता है तो ये गुणसूत्र आधे होते हैं। अभी भी इसमें डीएनए डबल है जैसा समसूत्री में होता है, तो आगे जाके ये डबल डीएनए ही अलग हो जाते हैं और 2 अलग अलग गुणसूत्र बना लेते हैं। ये लॉजिक मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, इसलिए प्रीवियस की जो क्लासेस है वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो शुरुआत करते हैं अपन पूर्वावस्था सेकंड। अब सेकंड क्यों आया है भाई, क्योंकि मियोसिस सेकंड है। अच्छा, इसके पहले वही 2 बातें जो मैं हमेशा कहती हूँ, केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो अभी क्या चल रहा है, केंद्रक विभाजन चल रहा है। इसमें भी वही सेम प्रोसेस होगा ना, पहले केंद्रक विभाजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। तो अभी कैरियोकाइनेसिस की पहली अवस्था पूर्वावस्था सेकंड की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात। अब मैं सब कुछ शॉर्ट में लिख रही हूँ, देखो मेरे को क्या है, बहुत ही आलसी हूँ लिखने के मामले में, तो अब मैं सब शॉर्ट में लिखूंगी। क्या होता है इसमें, सबसे पहले गुणसूत्रों का, क्योंकि भाई ये जो कोशिकाएं बनती है, अब आप बोलोगे मैम वापस संघनन क्यों करवा रहे हो, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि जैसे ही कोशिका का विभाजन कंप्लीट हो जाता है, कोशिका फिर से गुणसूत्रों से क्या बना लेती है, क्रोमेटिन बना लेती है। जब ये वापस विभाजन करना शुरू करेगी तब ये वापस फिर क्रोमेटिन से, मतलब ये हमने यहाँ गुणसूत्र बनाए हैं, यहाँ पे बनाए हैं गुणसूत्र, लेकिन थोड़ी देर बाद ये वापस क्रोमेटिन बन जाएगा, और वापस ये क्रोमेटिन जब विभाजन में जाएगा तो सेम वापस पूर्वावस्था मध्यावस्था में सेम चीजें होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। आ जाओ, क्या होगा, गुणसूत्रों का संघनन। शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, आप पूरा के पूरा, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो, चाहो तो हो सकता है आपके स्कूल में अलग लिखवाया हो, है ना, अलग लिखवा के क्या कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज कर देंगे, लैंग्वेज चेंज करेंगे ज्यादा से ज्यादा। कई बच्चे कहेंगे मैम आपने तो कहा समसूत्री का कॉपी पेस्ट कर देना। अभी आप मेरे नोट्स देखना, मैं कह रही हूँ कि समसूत्री विभाजन का कॉपी पेस्ट है, लेकिन लिखा मैंने भी अलग है। तो बस वो तो लैंग्वेज का फर्क होता है, आप थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दो, बाकी है तो चीज वही, एग्जैक्टली समसूत्री विभाजन ही है। ठीक है, तो गुणसूत्रों का संघनन होता है। अब यहाँ पे गुणसूत्रों की जगह यार क्रोमेटिन लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। गुणसूत्रों का, क्रोमेटिन का, मैं सब शॉर्ट में लिख रही हूं। क्रोमेटिन का संघनन होता है जिससे गुणसूत्र का निर्माण होता है। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, अब तो आपको लर्न हो गया होगा, तारक काय का विभाजन व ध्रुवों पर गमन, छोटे छोटे लिख दो सब, ध्रुवों पर गमन हो जाएगा। दोनों तारक काय कहाँ चले जाएंगे, अपने अपने पोल पे चले जाएंगे, ध्रुव पे। ठीक है, फिर क्या होगा, केंद्रक कला व कोशिका अंगक लुप्त हो जाएंगे। ये हो गई पूर्वावस्था। ठीक है, इसी को बड़ा करके लिख लो जैसा समसूत्र में लिखा है, क्योंकि आपको तो एग्जाम में लिखोगे तो पहली बार ये लिखोगे तो बड़ा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी अवस्था क्या आती है, अपन एक कॉमन डायग्राम बना देंगे इसका। उसके बाद अपनी जो दूसरी अवस्था है वो है मध्यावस्था। क्या होता है मध्यावस्था में, मध्यावस्था में क्या होगा, मेटाफेज के अंदर सेम गुणसूत्र क्या आ जाएंगे भाई, मध्य वाले भाग में आ जाएंगे। गुणसूत्र मध्य भाग में एकत्रित होकर मध्यावस्था पट्टिका का निर्माण करते हैं।
और क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु पर उपस्थित काइनेटोफोर तुर्कु तंतुओं से जुड़े रहते हैं। सब रिपीट चल रहा है, ठीक है। मैं बहुत छोटा लिख रही हूँ, छोटा तो क्या इससे भी छोटा लिख सकती हूँ, लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए भी इतनी लाइन लिख रही हूँ मैं। बाकी सेम अपन चीज लिख रहे हैं, दोबारा रिपीट टेलीकास्ट ही कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। गुणसूत्र बिंदु काइनेटोफोर से जुड़े होते हैं। फिर क्या होता है, इसमें अपन शेप जो है वो गुणसूत्र का आपको लिखवाया था कि इसके अंदर अपन शेप अच्छे से देख पाते हैं, तो आकार देखने के लिए ये सबसे बेस्ट स्टेज है। तो मध्यावस्था में इतनी बात हो जाएगी। और फिर आ जाते हैं पश्चा पे। क्या हो जाएगा पश्चावस्था में? अब देखो यहाँ पे एक चेंज, मतलब समसूत्री विभाजन से चेंज नहीं है, अर्धसूत्री विभाजन 1 से चेंज है, वो बता रही हूं। गुणसूत्र बिंदु के विभाजन द्वारा दो नए अर्ध गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ये वही सेम समसूत्री वाली बात है, लेकिन मियोसिस 1 से अलग है। समसूत्री तो है ही, अपन ने कहा सेम समसूत्री जैसा है, तो समसूत्री में तो अपन ने किया था गुणसूत्र बिंदु का विभाजन, अभी कल भी बताया था मैंने, लेकिन मियोसिस 1 में अपन ने नहीं किया था। मियोसिस 1 में जैसे गुणसूत्र होते हैं वैसे ही 2 इधर चले जाते हैं, 2 उधर चले जाते हैं। यहाँ पे अभी अपने पास 2 ही है, 2 से अपन को 2-2 वाली 2 सेल्स बनानी है, तो अभी वो वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जो समसूत्री में किया था। तो 2 नए अर्ध गुणसूत्रों का निर्माण होता है। प्रत्येक नया अर्ध, अच्छा इस अर्ध गुणसूत्र को पुत्री गुणसूत्र बोल सकते हैं, यहाँ पे फिर से बोल सकते हैं ना, नया है क्योंकि, तो हो सकता है किसी बुक में अर्ध गुणसूत्र की जगह पुत्री गुणसूत्र लिखा हो। नया पुत्री गुणसूत्र तुर्कु तंतुओं में संकुचन द्वारा विपरीत ध्रुवों पर गमन करते हैं। मैं समझा रही हूं डायग्राम से, अभी भी अगर किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है तो वैसे पढ़ना चाहिए। देखो ये सेल है, ये तुर्कु तंतु है, ठीक है, ये बना दिए मैंने येलो कलर के। अभी क्या है, हमारे पास 2 गुणसूत्र है, लेकिन हमको तो जो 2 नई सेल्स बनानी है उनमें भी 2-2 होने चाहिए। हमारे पास ये गुणसूत्र है, ये रहा। तो अभी अपन ने समसूत्री में क्या किया था, इसी से अपन को 2 बनाने थे, तो अपन ने इनको गुणसूत्र बिंदुओं से विभाजित कर दिया था, ऐसे किया था ना समसूत्री में, कल भी बताया था मैंने जब कंपैरिजन किया था। ये बस वापस सेम अपन स्टेप कर रहे हैं कि गुणसूत्र बिंदु से अपन दोनों गुणसूत्र को विभाजित कर देंगे तो आधा ऊपर चला जाएगा, नया अर्ध गुणसूत्र, इसी को और नया अर्ध गुणसूत्र भी कह रहे हैं अपन, और इसी को आप चाहो तो पुत्री गुणसूत्र भी कह सकते हो, क्योंकि ये वैसे भी अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों विभाजित हो गए। अब इसमें विभाजित होने से क्या होगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन गया बस। तो ये ऊपर वाले ऊपर चले जाएंगे, नीचे वाले नीचे आ जाएंगे। यही किया था हमने समसूत्री में, लेकिन अर्धसूत्री 1 में हमने ये नहीं किया था। अर्धसूत्री 1 में हमने क्या किया था, 4 थे, 4 में से 2 ऊपर चले गए थे, 2 नीचे आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो रही है। अब ये ध्रुवों पर गमन कर लिया, अब क्या आ गई, अंत्यावस्था 2, लास्ट स्टेज क्या होगा, पुत्री गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तथा
पुत्री केंद्रक का निर्माण होता है। पुत्री केंद्रक का निर्माण होता है। इसमें बीच में आप वो लाइन ऐड कर सकते हो जो अपन ने की है कि केंद्रक कला पुनः प्रदर्शित होने लगती है या दिखने लगती है और 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, 2, और यहाँ पे मैंने पुत्री केंद्रक लिखा है, आप 2 शब्द भी जोड़ सकते हो क्योंकि 2 बनेंगे। पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है। सभी कोशिका अंगक पुनः प्रकट होने लगते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? इसके पश्चात क्या करना पड़ेगा? अभी तो पुत्री केंद्रक बने तो कोशिका द्रव्य का विभाजन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अपना जो है इसके पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा जिससे दो नई पुत्री कोशिकाएं बनेंगी। अब ये अपन एक की बात कर रहे हैं, लेकिन टोटल देखोगे, अगर आप टोटल की बात करोगे तो 4 बन रही है, क्योंकि जब अपन विभाजन बताते तो एक से ही बताएंगे ना, लेकिन सेम विभाजन दूसरी वाली में भी हो रहा है। स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया अपन एक को लेके चल रहे हैं, लेकिन हो दोनों में रहा है, अपन सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। तो अभी अपन ने एक के हिसाब से लिखा है कि 2 बनी है, लेकिन यही चीज इसके साथ भी तो हो रही है, क्योंकि बनी तो ये दोनों ही थी, दोनों ही मियोसिस सेकंड में जा रही है। तो अभी अपन लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के अंत में पूरा अर्धसूत्री, 2 नहीं बोला अपन ने, क्या बोल रहे हैं? अर्धसूत्री विभाजन के अंत में, इसमें दोनों आ गए, 1 भी आ गया और 2 भी आ गया। अपन ने 1 और 2 मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब पूरे की बात कर रहे हैं, इसमें दोनों आ जाएंगे, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। विभाजन के अंत में 4 अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। जबकि समसूत्री में कितना हो रहा था? 2 ही हो रहा था, और वो दोनों द्विगुणित ही थी। अगर जो मदर सेल थे वो द्विगुणित थी, तो जो पुत्री यानी कि डॉटर सेल थी वो भी द्विगुणित थी। यहाँ पे हैप्लॉइड बन रही है, कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये सारी चीजें है ना दिमाग में रखनी है, क्योंकि जब पढ़ोगे ना इन लाइनों को आज से 6 महीने बाद, तब बोलोगे कि मैम ऊपर तो 2 लिखा है, नीचे 4 लिख रही है। तो वो दिमाग में रखना है ये चीज के ऊपर 2 क्यों लिखा है और नीचे 4 क्यों लिखा है, इसीलिए डायग्राम बनाते हैं अपन बार बार। ठीक है, अब एक कॉमन डायग्राम बना लें अपन इसका, मियोसिस 2 का। कैसा बनेगा? एग्जैक्टली समसूत्री जैसा सेम बनेगा, कुछ भी अंतर नहीं करना है आपको। तो अब यहाँ पे देखो एक ही सेल ले रहे हैं अपन, 2-2 ले नहीं सकेंगे। 2-2 बनाने के लिए आपकी, ये तो बोर्ड फिर भी बड़ा है, आपकी कॉपी तो और छोटी होगी, उसमें 2-2 तो कैसे लोगे? एक से ही बनाना है अपन को। तो अपन ले लेते हैं एक। अब यहाँ पे अपन लिख देंगे अर्धसूत्री 1 की पुत्री कोशिका। तो अपने समझ में आ जाएगा कि ये अपन अर्धसूत्री विभाजन से जो कोशिका लेके आए हैं 1 से, वो वाली है। ठीक है, अब उसमें अपन ने 2 ही लिए हैं, तो यहाँ पे भी अपन 2 ले रहे हैं। क्या होगा? सेम, ये क्रोमेटिन है उसमें भी, तो पूर्वावस्था 2 क्या होता है? पूर्वावस्था 2 में केंद्रक कला लुप्त हो जाएगी, क्रोमेटिन जो है वो धीरे धीरे गुणसूत्र बना देंगे। कितने बनाएंगे? 2 थे तो 2 ही बनाएंगे, ज़्यादा थोड़ी आ जाएंगे, है ना। 2 बनने थे, 2 ही थे पहले से, तो 2 ही बनेंगे। पूर्वावस्था के बाद आती है अपनी मध्यावस्था 2। क्या हो जाएगा मध्यावस्था 2 में? सेम अपनी कोशिका
यहाँ पे भी तारक का बना दो थोड़ा सा छोटा सा, है ना, स्पिंडल फाइबर दिख ही रहे, यहाँ पे पूरे स्पिंडल फाइबर बना दो। दो गुणसूत्र बना दो, एक तो यहाँ बना दो, एक यहाँ बना दो, थोड़ा सा गैप रखना क्योंकि अपन उसको अभी आधा करते हुए बताएंगे। पश्चावस्था, पश्चावस्था में ऊपर जाते हुए बताना है। देखो दो ऊपर, ये ऐसे, ठीक है। अब इसको एरो ऐसे बता दो ताकि ये हमको पता चल जाए कि ऊपर जा रहा है। कैसे हुआ ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पे अपन डायग्राम में उसको शो नहीं कर पाएंगे बीच से काटते हुए, लेकिन हमको पता है ये कैसे हुआ। गुणसूत्र बिंदु का विभाजन हो गया, बीच में से ये कट गया, इसकी वजह से दो ऊपर चले गए, दो नीचे आ गए, ठीक है। अब आ जाती है अंत्यावस्था। सेकेंड क्या होगा इसमें, ध्रुवों पर पहुंचा दो। अब देखो ये वाले गुणसूत्र टेट्राड नहीं है, नहीं है ना टेट्राड, कुछ समझ में आ रही है बात। ये टेट्राड नहीं है, चार वाले नहीं है ये। पुत्री केंद्रक, ये भी पुत्री केंद्रक है, और इसमें अपन करवा देंगे कोशिका द्रव्य विभाजन। बस दो सेल्स बना दो। अब ये आपके भेजे में बात आ जानी चाहिए कि टोटल 4 बन रही है। अब थोड़ा सा ढंग का गुणसूत्र बना देना, ठीक है। ये लो, ये अपनी क्या बन गई, पुत्री कोशिकाएं बन गई। हो गया ये अर्धसूत्री। अच्छा, नोट्स में मैंने बनाया हुआ नहीं है, मैंने लिख दिया है, क्लास में से बना लेना, क्योंकि वही सेम बनाना था। यहाँ पे आपको बना के बता दिया है मैंने, तो वो नीचे मैंने कॉर्नर पे लिखा हुआ है कि क्लास से बना ले, क्योंकि समसूत्री जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप बना सकते हो उसको। आ जाओ अब महत्व की बात कर लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है। और एक और मैं आपको नीट के पर्पज से एक पॉइंट समझाऊंगी, वो आप नोट्स में तो लिखा हुआ है जो बैच वाले बच्चे हैं, बाकी चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट महत्व तो ये है कि इसका काम कहाँ है। तो आपको पता है ये कहाँ काम आते हैं। इनका महत्व युग्मक जनन, या ऐसा बोल सकते हो, और बीजाणु जनन भी बोल सकते हो। पहले भी मैं ये शब्द लिख चुकी हूं, बीजाणु जनन या युग्मक निर्माण में होता है। युग्मक, और युग्मक यानी कि गैमेट। दूसरी बात, इनमें 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो अगुणित होती है, ठीक है, हैप्लॉइड है। गुणसूत्रों की संख्या आधी रहेगी जो मदर सेल थी उससे, अगुणित होती है। या इसको पूरा कंप्लीट भी लिख सकते हो, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर सच में पूछो इसकी इंपॉर्टेंस तो यही है जो मैंने आपको क्लास में भी बताया था, क्रॉसिंग ओवर। सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन में ही क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। अर्धसूत्री विभाजन में इसका एक आंसर देना मुझे
ये अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होता है, जरा मेरे को एक बार कमेंट मतलब लिख के बताओ लाइव चैट में, मैं अभी देख रही हूँ, ठीक है। इसका जवाब दो, तब तक मैं ये सेंटेंस लिख रही हूँ। अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर ब्रैकेट में जीन विनिमय के कारण विभिन्नताएं आती हैं, वेरिएशंस आते हैं। विभिन्नताएं मतलब वेरिएशन, मतलब कैरेक्टर जो है वो जो संतति आएंगे उसके चेंज हो जाते हैं पेरेंट्स से थोड़े बहुत। विभिन्नताएं आती हैं जिससे जैव विकास शब्द मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, ये अपन को चैप्टर पढ़ना है पूरा 12th में। जैव विकास, या ऐसा भी लिख सकते हो नई जाति की उत्पत्ति। क्या होता है जैव विकास? भाई हमने पढ़ा ना कि पॉलीफेरा से लेकर मैमेलिया बने, कैसे बने, तो उसका समसूत्री विभाजन से कोई लेना देना नहीं है। समसूत्री विभाजन तो वृद्धि वाली कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन ही वो कारण है जिसकी वजह से कैरेक्टर में चेंज आता है, वेरिएशंस आते हैं, कोई नई स्पीशीज बनती है, कोई नया एनिमल या प्लांट जो है वो ओरिजिन होता है। और ये इतना आसानी से नहीं होता है ना, पहले ही बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज चेंज हुआ कल नई स्पीशीज बन गई, हजारों लाखों साल लग जाते हैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज से नई स्पीशीज या जाति बनने में, ठीक है। जैव विकास होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका इंपॉर्टेंस है इसकी। हाँ, लिखा कौन सी स्टेज में होता है, वो मैंने बोला भी था, ये नीट में और वैसे भी PYQ है। हाँ, पैकाइटिन में। अब देखो अगर जैसे ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, पैकाइटिन तो अपनी मेन बात हो गई कि पैकाइटिन पे होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, सेम क्वेश्चन होता है कि अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। अब ऑप्शन सुनना आप, ऐसे लिखा हुआ है पूर्वावस्था 1, पूर्वावस्था 2 और अर्धसूत्री विभाजन 2 या सभी में। तो अभी हमारा जो प्रायोरिटी वाला ऑप्शन होगा वो होगा पूर्वावस्था 1, क्योंकि पैकाइटिन किस में आ रही है, पूर्वावस्था 1 में आ रही है। ये भी ध्यान रखना, ये भी आ चुका है क्वेश्चन नीट में, जहाँ पे पैकाइटिन, क्योंकि बच्चों को रट जाता है पैकाइटिन, तो अभी उन्होंने चेंज करके पूर्वावस्था 1 दे दिया। पैकाइटिन है भाई इसका आंसर, ठीक है। चलो, तो ये अर्धसूत्री विभाजन का मैथ है। और भी छोटे छोटे कहीं कहीं लिखे होंगे, युग्मक निर्माण होता है, इनसे वेरिएशंस आते हैं और जैव विकास में मदद। मैंने जैसे ये एक ही लाइन में लिख दिया, किसी किसी बुक में ये पॉइंट अलग लिखा हुआ होगा, ये पॉइंट अलग लिखा होगा, ठीक है। और नोट्स में भी मैंने लिखा हुआ है, 1-2 हो सकता है उसमें भी कुछ चेंज हो। अब बात करने वाली हूँ मैं एक दूसरे टॉपिक की, जिसपे अपन थोड़ा सा नीट के पर्पज से बात कर रहे हैं। हो सकता है आपको स्कूल में भी पढ़ाए, जैसा मैंने कहा था स्कूल का पता नहीं चलता है, कभी पढ़ाते हैं कभी नहीं पढ़ाते हैं। तो एक होते हैं चेक पॉइंट, नोट्स में लिखा हुआ है, तो बैच वाले बच्चे तो नोट से लिख लेना, बाकी बच्चे यहाँ से उतारना चाहते हैं तो मैं बोल रही हूँ उस हिसाब से लिख लेना। हमने कहा कि हमारा ये सेल साइकिल चलता है, जो देखो ये सेल साइकिल है, इसमें हम बोल रहे हैं कि ये हमारी M फेज है, ये M है और बाकी की मैं बना देती हूँ G1 S और G2। अब हमारे पास क्या होते हैं, कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, जांच बिंदु। ये हाल ही में 2-3 सालों से क्वेश्चन नहीं आ रहा है नीट में, पुराने आपको मतलब मान लो 4-5 साल पहले पुराने या 8-10 साल पहले पुराने क्वेश्चंस में मिलेगा। अब भी फिलहाल तो इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन पढ़ लेते हैं, कभी कोई भूला भटका पुराना क्वेश्चन आ जाए। चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, देखो अपन सेल डिवीजन कर रहे हैं, कोई ऐसे हल्का फुल्का काम नहीं कर रहे हैं कि गड़बड़ी हो गई तो वापस सुधार लेंगे, कि पेंसिल है इरेज कर दिया, रबड़ है उसे इरेज कर देंगे तो काम हो जाएगा। सेल डिवीजन कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। और अगर मियोसिस की बात करो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, क्योंकि उससे अभी आगे जाके एक ऑफस्प्रिंग बनना है, यानी कि एक नई संतति का जन्म होना है, गैमेट बनेंगे, गैमेट से नया प्लांट या नया एनिमल बनना है। तो ऐसा कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं अपन। तो हमारी सेल में क्या होते हैं, हर जगह पे चेक पॉइंट्स होते हैं। सिर्फ सेल डिवीजन में ही नहीं होते हैं ये चेक पॉइंट, यानी कि सेल साइकिल में ही नहीं होते हैं चेक पॉइंट, और भी जितने भी प्रोसेस है हमारी बॉडी के, बहुत सारे प्रोसेस है, उनमें भी होते हैं चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, चेकिंग करना कि सारा काम बराबर से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये सारी चीजें, उनको कहते हैं चेक पॉइंट। अब ये चेक पॉइंट कहाँ होते हैं,
देखो सबसे पहला जो अपना चेक पॉइंट है वो तो होता है इस जगह पे, यानी कि एस फेज पे, ठीक है। ये चेक पॉइंट 1, इनको बोलेंगे भी ऐसे ही, चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2, चेक पॉइंट 3। एक होता है यहां पे और एक होता है मियोसिस के स्टार्टिंग में, मध्यावस्था में होता है। मैं थोड़ा सा नीचे ही बना रही हूं। 3 चेक पॉइंट्स होते हैं। अब इनका काम क्या है? जो पहला वाला चेक पॉइंट है, यानी कि C1 लिख दूं इसको, जो पहला वाला चेक पॉइंट है वो क्या करेगा कि जीवन से जो हमारी सेल आई है उसने क्या किया, जीवन में हम क्या करते हैं, सारे एंजाइम्स बनाते हैं, है ना, जो डीएनए सिंथेसिस होने वाला है उसके बारे में जांचते हैं, डीएनए सिंथेसिस के एंजाइम्स बनाते हैं। तो जब सेल यहाँ पे आएगी तो ये चेक करेगा कि भाई आगे जाके अपन को डीएनए का सिंथेसिस करना है, तो उसके लिए सारे एंजाइम सेल के अंदर है कि नहीं, सेल में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, सेल को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, मतलब सेल में कोई बैक्टीरिया तो नहीं गया हुआ है, सेल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, वो सारा चेक करेगा। अगर सेल जो होगी वो ओके होगी, मतलब कि सही होगी, तो ही वो उसको नेक्स्ट स्टेज में भेजेगा। अगर सेल में गड़बड़ी है, मान लो जो सेल डिवाइड करने वाली थी उसको किसी बैक्टीरिया के कोई बैक्टीरिया उसके अंदर चला गया, या सेल का प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रही है सेल, कुछ गड़बड़ी है उसके अंदर, तो वो सेल को वहीं पे या तो डिस्ट्रॉय कर देगी या वहीं पे रोक देगी, आगे नहीं जाने देगी, सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये C1 यानी कि चेक पॉइंट 1 करता है। ये होता है चेक पॉइंट 2। अब ये क्या करेगा, 2 चीजें चेक करेगा ये, एक तो डीएनए डबल हुआ है कि नहीं, क्योंकि बिना डीएनए डबल हुए ना तो हम मियोसिस कर पाएंगे ना माइटोसिस कर पाएंगे, डीएनए का डबल होना बहुत जरूरी है। तो एक बात तो चेक करेगा कि डीएनए का सिंथेसिस सही से हुआ है कि नहीं, जो डीएनए बना है वो सही से बना है कि नहीं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस इसके लिए जो एंजाइम्स चाहिए हमको, जो हम G2 में बनाते हैं, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स, वो सही से बने हैं कि नहीं, उनको चेक करेगा और फिर नेक्स्ट स्टेज पे भेजेगा। सेम चीज अगर नहीं हुआ तो वहीं पे रोक देगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पे हमारी सेल अच्छी थी, सब सही से काम कर रही थी, तो यहाँ तक आते आते भी अच्छी हो सकता है बीच में कहीं उसको कुछ गड़बड़ी हो गई हो, तो इसीलिए चेक पॉइंट बनाया हुआ है। और तीसरा हमारा होता है मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज यानी कि मध्यावस्था, ठीक है। मियोसिस की या माइटोसिस की जो भी है उसकी मध्यावस्था में चेकिंग होगी। मध्यावस्था में वही आगे पीछे की सारी चेकिंग है, सही से सेल डिवीजन हो रहा है कि नहीं, गुणसूत्र सही से बने कि नहीं, है ना, और आगे जाके सेल डिवाइड होनी है तो तुर्कु तंतु सही से बने कि नहीं, अगर तुर्कु तंतु नहीं बने होंगे तो ऑब्वियसली बात है सेल डिवीजन नहीं होगा। तो ये सारा यहाँ पे चेक होता है। तो 3 चेक पॉइंट है हमारे पास, एक तो ये G1 वाला, एक G2 वाला और एक M फेज वाला। ये थोड़ा सा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्कूल में तो सब में पढ़ाते नहीं है, अगर पढ़ाते हैं तो ठीक है लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं। G0 के बारे में बात जो अपन ने की थी, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। G0 भाई, G0 अब देखो हमारी जो सेल थी, फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेल ली और उसको डिवाइड किया, मियोसिस किया, कोई भी टाइप का डिवीजन करवाया, कि माइटोसिस करवाया, मियोसिस, समसूत्री कराया है, अर्धसूत्री, कोई मैटर नहीं करता, हमने करवाया। अब ये सेल जो है इसको आगे डिवाइड नहीं करना है। अब आगे क्यों नहीं डिवाइड करना, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये कि उसका जो पर्पस था डिवीजन का, जैसे घाव भरना था उसको, कोई हमारे चोट लग गई थी या प्लांट को कोई रिपेयरिंग करनी थी, तो वो घाव भरना था, वो घाव भर गया होगा। अब सेल की जरूरत नहीं है नई सेल्स की, तो वो डिवाइड करना बंद कर देगी, तो वो G0 में चली जाएगी। पर चली जाएगी इन द सेंस नहीं कि कोई बॉक्स है जिसके अंदर चली जाएगी। मैंने आपको पहले भी कहा ये सब हमने हमारी स्टडी के लिए बनाया हुआ है। ये G1, S, G2 ऐसा सेल में कहीं बॉक्स नहीं बने हुए हैं, है ना, ये हम हमारे पढ़ने को इजी बनाने के लिए ऐसे स्टेजेस में बांट देते हैं। मतलब कि वो डिवाइड नहीं कर रही है, अब रेस्ट पे चली गई है, जब जरूरत होगी तो वापस वो G1 में चली जाएगी, ठीक है, और फिर से सेल साइकिल शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये G0 का ध्यान रखें, जिसको अपन शांत अवस्था भी कहते हैं। कई बार कोई ऐसी सेल्स भी होती है जो परमानेंटली G0 में चली जाती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं या हमारी RBC होती है, वो कभी डिवाइड नहीं करती, एक बार जो बन गई जो बन गई। तो अभी जो फर्स्ट टाइम जो सेल बनी थी वो G0 में ही रहेगी, क्योंकि वो आगे डिवीजन ही नहीं करती है, या तो मरेगी और दूसरी बनेगी वो बोन मेरो में बनेगी, यानी कि हमारी जो अस्थि मज्जा उसके अंदर बनेगी, ठीक है। बाकी वो कभी भी इस साइकिल के अंदर आती ही नहीं है, क्योंकि उसका डिवीजन नहीं होता। ऐसे नर्व सेल्स भी हमारी क्या नहीं होती है, डिवाइड नहीं होती है। इसीलिए अगर आपने सुना हो कि ब्रेन में अगर एक बार चोट लग जाती है या कोई दिक्कत हो जाती है, तो बोलते हैं उसकी रिपेयरमेंट बहुत टफ होती है। ब्रेन या दिमाग में लगी चोट आसानी से भरती नहीं है, क्योंकि ब्रेन में सारी नर्व सेल्स हैं और नर्व सेल्स तो डिवाइड करती नहीं है,
कोई ऐसी सेल हो जो टूट गई हो, खत्म हो गई हो, अब वो तो डिवाइड तो करेगी नहीं, और नई बनना भी एक टास्क ही है, नर्व सेल्स भी नई बनना भी एक लंबा प्रोसेस होता है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि ब्रेन में जो है दिक्कत हो जाती है तो वो फिर परमानेंटली सी रह जाती है। तो क्या है, आज समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर पढ़ेंगे, और कुछ एक छोटे मोटे मैं एमसीक्यू ले आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक था इसीलिए। चलिए, तो आज की क्लास के अंदर अगर आपने समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन डिटेल में पढ़ा है, मतलब हर एक क्लास अटेंड की है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़ा खेल नहीं है। आपको पता है कि समसूत्री और अर्धसूत्री में क्या अंतर है। अपन ने एक तरह से जब भी दोनों विभाजन पढ़े थे अंतर कर करके ही चले अपन, मतलब मैं आपको पॉइंट पे बताती रही हूँ कि ये समसूत्री में ऐसा था, अर्धसूत्री में ऐसा है, पर फिर भी एक और अपन आज रिवाइज ही कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा। चलो, क्या है समसूत्री, यानी कि माइटोटिस डिवीजन, माइटोटिस, और ये है मियोसिस। ठीक है, पहला क्या होता है, ये एक बार विभाजित होती है, पता है हमको। अब देखो यहाँ पे लाइंस लिख रखी है, आप इसको शॉर्ट में लिख देना, जैसे एक बार लिख दो, लेकिन फिर आपको ये होना चाहिए कि एग्जाम में मैं इसको लाइन कैसे बनाऊं, ये आपको कला आ जानी चाहिए। ठीक है, तभी आप ये कर पाएंगे। ये कितनी बार होता है, 2 बार होता है, क्योंकि हमने कहा था कि समसूत्री तो 5 जो पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था उसमें हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस 1 अलग होता है, मियोसिस 2 अलग होता है, मतलब 2 बार विभाजन होता है। ठीक है, दूसरा है ये कायिक कोशिकाओं में होता है, ये अपन ने उसके महत्व में भी लिखा था, परिभाषा में भी लिखा हुआ है डेफिनेशन में, कि ये सोमेटिक सेल में होता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो वृद्धि सेल्स होती हैं, जो वृद्धि करती है, जो हमारी कायिक कोशिकाएं होती है, जैसे गैमेट के अलावा जितने भी हमारे स्पर्म है, एग है, और प्लांट की बात करें तो पोलन ग्रेन है, उनको छोड़ के जितनी भी कोशिकाएं, जैसे पत्ते की कोशिकाएं, हाथ की कोशिकाएं, शरीर के अन्य भाग की कोशिकाएं, वो सब सोमेटिक में आती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन मैंने आपको क्या बताया हुआ है, हमेशा किस में होता है, जनन कोशिकाओं में, यानी कि युग्मक बनते समय, ऐसा भी बोल सकते हो। जो जनन करने वाली कोशिकाएं होती हैं, जिनसे जनन होता है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, ह्यूमन का पढ़ा हुआ है आपने, है ना, क्लास 10th में, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, उसमें जो स्पर्म बनते हैं, एग बनते हैं, और प्लांट की बात करें तो पोलन ग्रेन बनते हैं, एग बनता है, वो किससे बनता है, अर्धसूत्री विभाजन से। ठीक है, अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों तरफ की कोशिकाओं में होता है। ये क्या चीज है भाई, आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है आपने, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपने पढ़ा हुआ है, दोनों पढ़े हुए हैं। एसेक्सुअल में क्या होता है, एक कोशिका होती है, वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है, या एक से ज्यादा टुकड़ों में टूट जाती है। अब वो जो एक से ज्यादा टुकड़ों में टूटती है, उससे नया जीव बन जाता है, लेकिन बनता कैसे, उसमें विभाजन होता है। तो भाई वो वाला जो विभाजन है वो कैसा है, एसेक्सुअल है, लेकिन वो विभाजन कैसा होता है, समसूत्री होता है, क्योंकि उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी समसूत्री विभाजन होता है। अब आप बोलोगे कहाँ, अभी तो आपने बोला कि जनन कोशिकाओं में तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो भाई अपना जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 एक प्रकार का क्या है, समसूत्री विभाजन ही तो है। हम बार बार बोल रहे हैं कि मियोसिस 2 तो समसूत्री जैसा होता है, समसूत्री जैसा होता है, बार बार बोल रहे हैं ना। तो मतलब अलैंगिक जनन में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। गैमेट बनेंगे तब तो अर्धसूत्री होना है, लेकिन जब उसकी वृद्धि होगी, उससे कोशिकाएं बनेंगी, विभाजन नॉर्मली होगा, तो वो कैसा होगा, समसूत्री होगा। लेकिन अर्धसूत्री में क्या है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन कभी नहीं मिलता, क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको पता है वहां तो एक कोशिका है, एक कोशिका जो है उसके टूटने से 2 जीव बन जाते हैं, तो वो तो डायरेक्टली टूट रही है। जैसे बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया में हमने कहा था असूत्री विभाजन पाया जाता है, उसमें डायरेक्टली टूट जाती है 2 में, तो वहां पे कोई गुणसूत्रों की संख्या आदि करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो एसेक्सुअल में कभी भी मियोसिस नहीं होता, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। ये बच्चों है ना, नीट में भी आ चुका है क्वेश्चन ये वाला। आगे चलो, नेक्स्ट है डीएनए का द्विगुणन अंतरावस्था में होता है। यहाँ पे डीएनए की जो डबलिंग है, द्विगुणन को ही देखो प्रतिकृति भी बोलते हैं। ये सारे शब्द लिख लिया करो एक बार में, मैंने पहले भी बोला है। कई बार क्या हम जब मैं उसका मीनिंग बताती हूँ तब आप लोग नीचे नोट नहीं करते हो, फिर आप 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब आप सेम चीज पढ़ते हो ना तो इनका मीनिंग भूल जाते हो। इसलिए मैं बोलती हूँ लिख लिया करो। प्रतिकृति, जिसको अपन ने इंग्लिश में रेप्लिकेशन कहा, द्विगुणन या द्विकृति, ऐसे जो शब्द आ रहे हैं वो सब इसी के लिए है, मतलब डुप्लीकेट कर दिया, डीएनए को डबल कर दिया,
वही मीनिंग हुआ इसका, रेप्लिकेशन कर दिया, डबल कर दिया। किस अवस्था में होता है वो? अंतरावस्था में होता है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जरा, डीएनए का द्विगुणन प्रथम अंतरावस्था में होता है, क्योंकि इसमें 2 बार अंतरावस्था आती है ना। आपको क्या कहा था? एक अंतरावस्था, उसके बाद मियोसिस 1 होगा। जब अपन ने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा है, मैंने ये बात बताई है, लिखाई भी है। उसके बाद एक और अंतरावस्था आती है, दूसरी वाली, और दूसरी वाली के बाद होता है मियोसिस 2। लेकिन आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, कि जो डीएनए का द्विगुणन होता है वो अंतरावस्था 1 में ही हो जाता है। 2 में एस अवस्था में किसी भी प्रकार का डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है। बताई थी, स्पेशली यार लिख के बताई थी, अगर आपको याद हो। अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए होंगे, बीच में छुट्टी आ गई है ना, 2 दिन भी नहीं हो गए उस टॉपिक को पढ़ाए हुए। मैंने आपसे कहा था कि मियोसिस 1 के बाद जो अंतरावस्था आती है उसमें डीएनए की डबलिंग नहीं होती है। जो डबल डीएनए होना होता है वो यही हो जाता है, पहले वाली अंतरावस्था में। तो इसलिए अपन यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे तो है ही एक, तो सीधा लिख दिया कि अंतरावस्था में होता है। यहाँ पे 2 होती है, तो अपन ने स्पेसिफाई किया है कि प्रथम वाली में होता है, सेकेंड वाली में नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक बार विभाजन के लिए डीएनए में गुणन भी एक ही बार होता है। 2 विभाजन तो एक ही बार हो रहा है, और डीएनए में जो डबलिंग हो रही है, द्विगुणन भी इसी को कहते हैं, प्रतिकृति को। तो विभाजन भी एक बार, डुप्लीकेशन भी एक बार डीएनए का। यहाँ पे क्या हो रहा है? विभाजन 2 बार हो रहा है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, लेकिन डीएनए का द्विगुणन एक ही बार हो रहा है। ठीक है, तो ये एक और अंतर हो गया। पूर्वावस्था बहुत छोटी होती है। पूर्वावस्था की अगर अपन बात करें तो हम कहेंगे कि यहाँ पे तो पूर्वावस्था क्या आती है, अपन ने 4-5 सेंटेंस ही तो लिखे थे कि केंद्रक कला गायब हो जाती है, तारक केंद्र विभाजित हो जाते हैं, तंतु तंतु बनना शुरू हो जाते हैं, डीएनए में क्रोमेटिन में गुणसूत्र बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ की पूर्वावस्था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कई स्टेजेस में अपन ने इसको बांटा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इनमें बांटा था। तो यहाँ की पूर्वावस्था काफी बड़ी है। फिर आते हैं पूर्वावस्था सरल होती है, इजी है। ठीक है, आसानी से हो गई। अभी मैंने कहा छोटी भी है और सिंपल है, अभी जो मैंने सेंटेंस बोले सारे, तो इसमें क्या होती है? सरल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। लेकिन इधर वाली जो है पूर्वावस्था काफी जटिल है। जटिल का मतलब हार्ड है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इतनी सारी अंदर स्टेजेस है, हर स्टेज की अपनी स्पेशलिटी है। लेप्टोटीन की अलग है, जाइगोटीन की अलग है, इसमें क्या हो रहा है, पेकाइटीन में अलग चीज हो रही है। तो यहाँ पे काफी क्या है, कॉम्प्लेक्स स्टेजेस है पूर्वावस्था के अंदर। तो ये भी अपना एक अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है अपना कि प्रारंभ में क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं। जब क्रोमोसोम बनता है तो अपन ने कहा था अपन ऐसा बनाते हैं, मैंने आपसे कहा था कहीं कहीं बुक में आपको ऐसा बना हुआ भी दिखेगा। ठीक है, तो क्रोमेटिड इसमें क्या होते हैं? 2 होते हैं। जबकि यहाँ पे अगर आपको ध्यान है, अपन ने जाइगोटीन और पेकाइटीन दोनों में कहा था कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऐसे टेट्राड बनाते हैं। हालांकि वो बात नीचे आ जाएगी वापस, ऐसे टेट्राड बनाते हैं। और स्टार्टिंग में सरल और एकल होते हैं। स्टार्टिंग में तो सरल और एकल होते हैं, बाद में कैसे हो जाते हैं? टेट्राड बना देते हैं। आप यहाँ पे लिख दो भले कि बाद में कैसे बन जाते हैं? टेट्राड बन जाता है। इसमें 4 हो जाते हैं, अर्धगुणसूत्र जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। इसमें पेयरिंग नहीं होती। कभी हमने समसूत्री विभाजन आपने पढ़ा, नहीं याद हो तो एक बार नोट्स खोल के देख लेना। क्या आपने वहां पे कभी ऐसा सेंटेंस लिखा कि समजात गुणसूत्रों के मध्य युग्मन होता है? कभी नहीं लिखा। समजात गुणसूत्रों का नाम ही नहीं लिया हमने समसूत्री विभाजन में। आपको जब बताया भी था मैंने, जब यहाँ पे अपन आए थे, अर्धसूत्री पे आए थे, तब बताया था कि समजात में अपन, समजात शब्द अपन ने समसूत्री विभाजन में नाम नहीं लिया था। लेकिन होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं होते। ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि अपन नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो समजात गुणसूत्र है या होमोलोगस गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, वो समसूत्र में नहीं होते। होते हैं, लेकिन वहां पे क्योंकि वो पास पास नहीं आते हैं, उनकी पेयरिंग नहीं होती है। पास पास आना मतलब पेयरिंग होना, युग्मन होना, वो चीज हो ही नहीं रही है, तो अपन ने जिक्र ही नहीं किया उन बातों का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है? कोई भी युग्मन जैसी चीज नहीं होती, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ पास पास नहीं आते, पेयरिंग नहीं होती। लेकिन यहाँ पे पेयरिंग होती है। कौन सी अवस्था में होती है, कोई बताएगा मेरे को? ये पेयरिंग किस स्टेज में होती है? क्या होता है इसमें? जो 2 क्रोमोसोम है होमोलोगस, वो पास पास आ जाते हैं ऐसे, जिसमें एक मदर का और एक फादर का होता है। बताओ भाई कौन सी स्टेज में होता है? आपको बोला है मैंने सारी स्टेजेस ध्यान रखनी है आपको, स्पेशली मियोसिस के अंदर
कौन सी स्टेज में क्या स्पेशल कैरेक्टर है, बोलो भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आप आंसर दो तब तक। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर होता है तथा काइज्मा नहीं पाए जाते। अब जब गुणसूत्र पास में ही नहीं आ रहे, कोई अटैचमेंट ही नहीं हो रहा, तो काइजमेटा भी नहीं बनेंगे। काइजमेटा क्या होते हैं, जब दो गुणसूत्र ऐसे टच हो जाते हैं तो वो जहां पे टच होते हैं उसको अपन काइजमेटा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ना तो क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय भी नहीं होता, काइजमेटा भी नहीं बनते। यहाँ पे क्या होता है, यही होमोलोगस गुणसूत्र क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे से, जिसको अपन ने कहा था दो बहनें गले मिलेंगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, है ना, आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो जहां पे चिपकते हैं उसको अपन बोलते हैं काइजमेटा। और फिर ये क्या कर लेते हैं, अपने खंडों को एक्सचेंज कर लेते हैं, उसी एक्सचेंज को अपन बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। पेयरिंग कहाँ होती है, मैंने आपको शब्द भी याद कराया, जाइगोटीन, और जाइगो का मतलब भी बताया, इसीलिए मतलब बताया, जाइगो मीन्स पेयरिंग। हिंदी में भी इसका ये नाम है, युग्म सूत्रावस्था। इंग्लिश से नहीं तो हिंदी से देख लो, युग्म बन रहा है, इसमें पेयरिंग होती है, ठीक है। और पैकाइटिन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। हालांकि काइजमेटा डिप्लोटीन में बनते हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रहा है, पैकाइटिन के अंदर हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो भाई। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, कोशिका विभाजन और गुणसूत्र एक ही बार विभाजित होते हैं। मतलब एक बार कोशिका विभाजित होती है, उससे दो कोशिकाएं बन जाती है, यही तो किया समसूत्री विभाजन में। और गुणसूत्र भी एक ही बार विभाजित होते हैं, वो गुणसूत्र बिंदु में विभाजन आ जाता है, ऊपर वाले ऊपर चले जाते हैं, नीचे वाले नीचे चले जाते हैं, ये होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोशिका विभाजन तो दो बार हो रहा है, क्योंकि मियोसिस 1 मियोसिस 2 दो बार हो रहा है, लेकिन गुणसूत्रों का डिवीजन एक ही बार हो रहा है। अब आप बोलेंगे कैसे, याद करो, मियोसिस 1 की बात करते हैं पहले। मियोसिस 1 में हमने क्या कहा था कि हमारे पास 4 गुणसूत्र थे, ऐसे, ये 4 थे। इसमें से हमने कहा था कि 2 इसमें से ऊपर चले जाएंगे और 2 नीचे आ जाएंगे, ऐसा बोला था। इसमें कोई विभाजन थोड़ी हुआ था। क्या गुणसूत्र आधे हुए थे, मतलब आधे इन सेंस कटे थे, कटे तो नहीं थे। हमने यही तो डिफरेंस बताया था मियोसिस 1 और समसूत्री विभाजन में, कि इसमें गुणसूत्र बंटते नहीं है। 4 थे, 2 ऊपर चले जाते हैं, 2 नीचे आ जाते हैं, कोई विभाजन नहीं होता है गुणसूत्र बिंदु में भी और गुणसूत्र में। लेकिन मियोसिस 2 की अगर अपन बात करें तो वहां पे एज इट इज समसूत्री विभाजन जैसा होता है, जहां पे जो हमारा गुणसूत्र होता है वो 2 भागों में बट जाता है। यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे एक गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है और 2 भागों में बढ़ जाता है। तो विभाजन एक ही बार हो रहा है, अभी भी कोशिका 2 बार विभाजित हो रही है, लेकिन गुणसूत्रों का विभाजन एक बार। यहाँ पे कोशिका भी एक बार विभाजित हो रही है, गुणसूत्रों का विभाजन भी एक बार हो रहा है। यहाँ पे कितनी बनती है, 4 बनती है, विभाजन 2 बार होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। नेक्स्ट देखो, विभाजन के पश्चात गुणसूत्र संख्या में पुत्री कोशिका और मातृ कोशिका में समान होते हैं, इसीलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं, समसूत्री विभाजन कह रहे हैं, नाम ही इसका ये है। तो मातृ कोशिका को जनक कोशिका भी कह सकते हो, पुत्री कोशिका को संतति कोशिका भी कह सकते हो, ये सारे नाम आपको पता ही होंगे। ठीक है, यहां पे क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, अर्धसूत्री विभाजन, मतलब कि जो डॉटर सेल है, जो पुत्री कोशिका है, जो न्यू सेल होगी, उसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से कितनी मिलेगी, आधी मिलेगी, है ना। अपन 4 लेके चले थे, 2 ही निकली थी। पुत्री कोशिका और मातृ कोशिका के लक्षण समान होते हैं, ये अपन ने महत्व में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जब समसूत्री विभाजन के महत्व लिखे थे कि समसूत्री विभाजन में जो 2 नई कोशिकाएं बनती है वो एग्जैक्टली अपने मदर सेल की तरह होती है, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं आया, क्रॉसिंग ओवर होता नहीं, अब गुणसूत्रों की संख्या सेम रहती है, तो उसके जो भी कैरेक्टर रहते हैं, जो भी लक्षण रहते हैं, वो बिल्कुल कैसे रहते हैं, मदर सेल के जैसा रहता है। और इसका अपन एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन में। अभी अपन ऊपर बोल के आए कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो आप देखो, अपन वो पेड़ का तना काट के दूसरा, जैसे गुलाब है, गुलाब की एक ब्रांच काट देते हैं, उसको दूसरे गमले में लगा देते हैं, तो दूसरा गुलाब बन जाता है, उसकी जड़ें निकल आती है, ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अब यहाँ पे जो विभाजन हो रहा है, जो नई जड़ें बनेगी नए वाले पौधे के अंदर, जो नई पत्तियां बनेगी, वो सब समसूत्री है, और उसके सारे कैरेक्टर पुराने वाले गुलाब जैसे ही होंगे, कोई नया थोड़ी आ जाएगा कि पुराने वाले गुलाब में गुलाबी फूल थे, नए वाले में लाल आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा ना,
सेम एग्जैक्टली जितने भी लक्षण होंगे वो मदर सेल की तरह होंगे, यानी कि मदर प्लांट की तरह या मदर एनिमल की तरह। इसमें क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हो जाएगी मिक्सिंग। क्यों मिक्सिंग हो रही है, इसका रीजन आपको बताया है, पूछा हुआ भी है नीट में, और मैं बार बार बोल रही हूं, मिक्सिंग का एक ही कारण है, क्रॉसिंग ओवर, या जिसको अपन जीन विनिमय कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है वो पास पास आती है, जब वो अलग होती है तो एक दूसरे के खंडों को क्या कर लेती है, चेंज कर देती है। अब जब एक दूसरे के खंड चेंज हो गए तो जो नई संतति आएगी उसमें लक्षण क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा, मिक्सिंग हो जाती है, इधर के लक्षण उधर चले गए, उधर के इधर आ गए, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, नए लक्षण आ जाते हैं, मिक्सिंग हो जाती है। मात्र और पितृ का मतलब वही मदर और फादर दोनों के लक्षण क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे दोनों जो होमोलोगस गुणसूत्र थे, समजात गुणसूत्र थे, उनके एक्सचेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट, डीएनए का द्विगुणन कोशिका चक्र में एस अवस्था में होता है, वो तो अपन को पता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस क्रिया मियोसिस से पूर्व प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पे जो एस प्रावस्था है उसमें द्विगुणन हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा और आप ऐसे लिख सकते हो, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो कि मैम ये और ये मैच नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इसमें जो एस अवस्था का संश्लेषण है वो मियोसिस 1 से पूर्व हो जाता है, ऐसा लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे मियोसिस 1 लिख दो कि यह क्रिया कौन सी, डीएनए का द्विगुणन, डीएनए का द्विगुणन मियोसिस से पूर्व, मियोसिस 1 से ही पूर्व हो जाता है, अंतरावस्था 1 में। अंत में एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है, ये भी हमको पता है, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं, और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती हैं। एक और अंतर लिख सकते हो आप, वैसे तो वो ऊपर आ गया है, लेकिन आप पे जोर देने के लिए मैं दोबारा बोल रही हूँ कि इसमें इसका काम कहाँ है, गैमेट फॉर्मेशन में, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जितने भी गैमेट बनेंगे सब में गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, हैप्लॉइड होते हैं वो। आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें जो पुत्री कोशिकाएं बनती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, जबकि इसमें जो कोशिकाएं बनेगी वो कैसी होती है, अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है। लेकिन इसका एक अपवाद है, आपको पता है वो क्या है अपवाद, एल्गी, शैवाल। शैवाल ऑलरेडी हैप्लॉइड है, इसीलिए जब उनमें गैमेट बनते हैं तो मियोसिस नहीं होता,